हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम गेट 2016 और 2017 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। सो इन दिस क्वेश्चन हमें एक वेक्टर स्पेस गिवन है विच इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। ठीक है, डिग्री एट मोस्ट 2 वाले सारे पोलिनोमियल्स इस वेक्टर स्पेस के अंदर है और एक लीनियर फंक्शनल गिवन है फ्रॉम वी टू आर। देखो, लीनियर फंक्शनल और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इतना ही फर्क है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे होती है और लीनियर फंक्शनल किसी वेक्टर स्पेस से फील्ड पे होता है। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती हैं। नाउ हमें 3 एलिमेंट्स की इमेज गिवन है। ठीक है, और हमें इसकी इमेज निकालनी है। तो हमें जो एलिमेंट गिवन है, हम क्या कर सकते हैं, उसको बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, उन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं जिनकी इमेज हमें पता है। ठीक है, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम फिर दोनों साइड टी लेके इसकी इमेज फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स से a इंटू वन प्लस एक्स प्लस बी इंटू वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ से हम इक्वेशंस बना लेते हैं कुछ। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, सो 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ओके, 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, सो 1 इज इक्वल्स टू a माइनस सी और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, सो माइनस बी प्लस सी। ओके, सो ये तीन इक्वेशन अब हमारे पास आ गई हैं और यहाँ से हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम a निकाल सकते हैं, सो a विल बी 1 प्लस सी और ये 1 प्लस सी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये हमें दे देगा b प्लस सी इज इक्वल टू 0। b प्लस सी इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन हमारे पास नीचे है माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो इनको ऐड करेंगे तो 2c इज इक्वल टू 1 देन c इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ओके, सो हमारे पास आ गया c इज इक्वल टू 1/2। नाउ वी वांट टू फाइंड a एंड b। यहाँ पे c रखेंगे तो a मिल जाएगा, सो इट विल बी a इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। ओके, सो a ये आ गया और फिर यहाँ पे a रखेंगे तो b मिल जाएगा, सो b इज 1 माइनस 3/2। ओके, so b is equals to 1 minus 3/2, so b is nothing but minus 1/2. Okay, so b is minus 1/2. Okay, so now अब हमारे पास a b c हैं, so now we can write this element as a linear combination of these three. That means 1 plus x square is equals to 3/2 into 1 plus x. Okay, plus minus 1/2 into 1 minus x square and plus 1/2 into x square minus x। ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों साइड t ले लेंगे। ठीक है, जब दोनों साइड t लेंगे तो t ऑफ 1 प्लस एक्स या फिर f ले लेंगे, विच f गिवन है, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज नथिंग बट 3/2 इंटू, अब देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है कि वो अंदर चला जाता है और कांस्टेंट कोफिशिएंट बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा t ऑफ दिस विच इज 0, है ना, ये तो 0 था, देन प्लस या माइनस 1/2 इंटू एफ ऑफ दिस भी 0 है तो ये भी इंटू में 0 हो गया एंड देन प्लस 1/2 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विच इज 2। ओके, तो ये बन गया। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, कितना आ गया, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये भी 0 और ये 2 से 2 कट के 1, तो ये आ गया 1, सो 1 इज द आंसर। इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है 7x7 की और एक इक्वेशन गिवन है जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। ठीक है, और ए हैज़ 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज और ए के पास सिर्फ 2 ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, एंड ईच आइगन वैल्यू हैज़ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3, then the total number of non-zero entries in the Jordan canonical form of A is equals to। okay, so सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इस इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि
दिस इज एन एनिलेटिंग पोलिनोमियल, ठीक है। एनिलेटिंग पोलिनोमियल अगर ये है जैसे कि 2a² माइनस a पावर 4 माइनस आई इक्वल्स टू 0, तो इसके जो रूट्स होंगे वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, वहाँ से हमें आइगन वैल्यूज पता चल जाएंगी ए की, है ना। सारी आइगन वैल्यूज नहीं पता चलेंगी पर कुछ पता चल जाएंगे। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन माइनस एक्स पावर 4 प्लस 2x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज we can write it as x power 4 and minus x square minus 1, sorry, plus x square minus 1 equals to 0. okay, so now पहली दो टर्म्स में से x square कॉमन आ जाएगा, so it will be minus x square minus plus 1 and it will be plus 1 and x square minus 1 equals to 0. ओके, सो इसमें और इसमें देखो थोड़ा ही फर्क है ना, तो यह प्लस 1 की जगह माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। प्लस 1 की जगह अगर माइनस 1 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बन जाएगा, अंदर ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो नाउ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया और क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ से तो क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर क्या आ गया 1, दोनों जगह से यही आ गया, एंड x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। सो हमें क्या पता चल गया कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आर द आइगन वैल्यूज, और उसने बोला कि ओनली 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ठीक है, 2 ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इनके अलावा और कोई आइगन वैल्यू नहीं है। ओके, देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो 3 है दोनों के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, x इक्वल्स टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग और x इक्वल्स टू माइनस 1 के कोरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है। और एक बात हमें पता है कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों जो दोनों आइगन वैल्यू जो हैं ये कम से कम 3 बार तो रिपीट होंगे ही, ठीक है। तो 1 भी 3 बार है और माइनस 1 भी 3 बार है, लेकिन मैट्रिक्स 7 क्रॉस 7 का है, तो इसका मतलब या तो 1 को 4 बार होना पड़ेगा और माइनस 1 3 बार रहे, या फिर माइनस 1 4 बार हो जाए और 1 3 बार रहे। सो विदाउट लॉस इन जनरलिटी, मतलब कि मैं किसी को भी 4 या 3 मानूं, उससे जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं 4 मान लूँ या इसको 4 मान लूँ, उस बात का जो नॉन जीरो एंट्रीज कितनी होंगी इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो लेट्स से हम इसको 4 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। ओके, नाउ देखो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें क्या बताती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें बताती है कि नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कितने होंगे, ठीक है। तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें 3 जॉर्डन ब्लॉक बनाने हैं, ठीक है, और माइनस 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें 3 जॉर्डन ब्लॉक बनाने हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी टेल्स यू नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स। और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या टेल करती है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ये बताती है कि टोटल ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कितना होगा, ठीक है। तो 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 है, तो इसका मतलब टोटल सम ऑफ ऑर्डर ऑफ, है ना, मतलब कि अगर सारे जॉर्डन ब्लॉक्स के ऑर्डर्स का सम कर दें, टोटल सम ऑफ ऑर्डर्स ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स इज 4, क्योंकि 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमने 4 मानी थी और माइनस 1 की 3 है, तो इसका जो सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ओके, अब हम बनाते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। ओके, देखो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल पता हो तो उससे थोड़ी सी और हेल्प हो जाती है, वो हमें ये भी बता देता है कि मैक्सिमम ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक कितना मिलेगा, ठीक है, उससे थोड़ी और हेल्प हो जाती है। बट यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल हमें नहीं पता, तो उसके बिना ही हमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाना होगा। ओके, सो 7 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स भी 7 क्रॉस 7 की होगी। अब इसमें करना क्या है कि हमें पता है कि 1 के 3 जॉर्डन ब्लॉक बनाने हैं और जो सम है ऑर्डर का वो 4 होना चाहिए, समझ रहे हो। मतलब कि देखो अगर मैं ऐसा बना दूं 1 क्रॉस 1 का एक जॉर्डन ब्लॉक, देन 1, अब क्या हुआ, अब देखो 3 जॉर्डन ब्लॉक मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, और जब मैं सम ऑफ ऑर्डर कर रहा हूँ इसका ऑर्डर 1 है, इसका भी 1 है, इसका 1 है, तो वो 3 आ रहा है।
लेकिन वो 4 आना चाहिए था, ठीक है। अब और मैं बना नहीं सकता, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। मान लो अगर मैं एक और बना देता हूँ, तो अब मेरे पास 4 जॉर्डन ब्लॉक हो गए 1x1 ऑर्डर के, लेकिन जॉर्डन नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक 3 होना चाहिए था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक जॉर्डन ब्लॉक 2x2 का बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले ये वाला जॉर्डन ब्लॉक बना लिया 2x2 का, ठीक है। और जो बाकी दो हैं वो 1x1 के बना लिए। अब देखो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक 1 2 3 जॉर्डन ब्लॉक, एंड सम ऑफ ऑर्डर कितना हो गया 2 + 1 + 1 4, यानी कि सम ऑफ ऑर्डर 4 हो गया और नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक 3 हो गए। तो मतलब दोनों बातें सेटिस्फाई हो गई। तो ऐसा होगा ये, ठीक है। एक मिनट, तो ये थोड़ा ऐसा होगा। अब देख लेते हैं -1 के करस्पॉन्डिंग क्या क्या करना है ना। -1 के करस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं, -1 के करस्पॉन्डिंग देखो जॉर्डन ब्लॉक भी 3 चाहिए और सम ऑफ ऑर्डर भी 3 चाहिए। तो फिर तो सिंपल सी बात है 1 ऑर्डर के 3 बनेंगे। तो -1 -1 -1, ठीक है। बाकी सारी एंट्रीज 0, बाकी सब कुछ 0। तो अब इसमें ये बन गए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए, ठीक है, बना दिया हमने। अब इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स हमें बताने हैं। तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो 8 इज द आंसर। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि U एंड V आर द नल स्पेसेस ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। सो पहले U और V को निकाल लेते हैं, ठीक है। सो U की क्या डेफिनेशन है, नल स्पेस ऑफ दिस, और इसके नल स्पेस में कौन से एलिमेंट जाएंगे, वो वेक्टर्स जो 0 पे मैप करते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स लेट्स से अगर x y z w, ठीक है, अगर ये U में जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई x y z w के साथ 0 हो, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से क्या आ गया, x + y = 0 एंड w + z = 0। तो जितने भी x y z w इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सब के सब कहाँ जाएंगे, w में जाएंगे, ठीक है। वो सभी वेक्टर्स जिनके कोऑर्डिनेट्स इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव ए डेफिनेशन फॉर u के लिए क्या डेफिनेशन है, दैट u = x y z w such that x + y is 0 and w + z is 0। सिमिलरली v के लिए कर लेते हैं, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं ना। v की क्या डेफिनेशन आ जाएगी, v is x y z w such that x + 2y + 3z + 2w = 0 and y + 2z + w = 0, ठीक है। v में ये आएंगे। सो दिस इज द v। अब u और v दोनों है हमारे पास, हमें डायमेंशन बतानी है u + v की। तो डायमेंशन ऑफ u + v क्या होती है, डायमेंशन ऑफ u + v होती है डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो पहले u और v की डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो u में ये है, ठीक है। अब हमें फ्री वेरिएबल्स देखने हैं कितने हैं। देखो वेरिएबल 4 है, इक्वेशन 2 है, मतलब कि 2 वेरिएबल्स को एज्यूम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर y को k1 एज्यूम कर लें और z को k2 एज्यूम कर लें, तो x और w क्या होंगे, उन दोनों पे k1 और k2 पे डिपेंडेंट होंगे, है ना। तो k1 एंड k2 हमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल जाएंगे। तो इसलिए डायमेंशन ऑफ u इज 2। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी हम z और w को k1 k2 एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे y आ जाएगा k1 k2 में, फिर x आ जाएगा k1 k2 में, मतलब कि 2 वेरिएबल्स को एज्यूम करके, क्योंकि चार वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो 2 को एज्यूम करना पड़ेगा। और 2 को जो एज्यूम करेंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, बाकी सारे उन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इंडिपेंडेंट 2 हैं, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ v इज 2।
तो u के डायमेंशन भी 2 है, v के डायमेंशन भी 2 है। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड द इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा u इंटरसेक्शन v, उसमें वो वाले x y z w जाएंगे जो इन चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, सो फॉर दैट वी हैव टू सी कि इन चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले वेक्टर्स जो हैं वो इकट्ठे करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं बेसिकली 1 2 3 2 0 1 2 1। ओके, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 1 0 0 0 0 1 1। ओके, ये मैट्रिक्स बन गई। सॉरी, अब यहाँ से हमें देखना है इस मैट्रिक्स का वो क्या है, मतलब कि रैंक कितना है, उससे हमें कुछ आइडिया हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इस मैट्रिक्स में, जो ए है, ये मैट्रिक्स अगर ए है तो ए एक्स इक्वल्स टू 0, ये एक्स ये हमें इकट्ठे करने हैं, है ना। वही क्या कहते हैं, वो है यू इंटरसेक्शन वी में जा रहे हैं ये वाले एक्स। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर अगर इसका डिटरमिनेंट देखो नॉन जीरो, अगर इसका डिटरमिनेंट वो है नॉन जीरो है इसका डिटरमिनेंट, तब क्या होगा, तब तो यूनिक सोल्यूशन होंगे इसके। इसका मतलब इंटरसेक्शन में कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ सिंगलटन जीरो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके मतलब कि डिटरमिनेंट पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो इसको हम रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम ए एक्स इक्वल्स टू 0 के सोल्यूशन निकाल पाएँ। ठीक है, तो रो एक्लन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, देखो ये तो ओके, इसको 0 बना सकते हैं, यानी कि R3 माइनस R2 कर सकते हैं, R1 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी मैट्रिक्स 1 2 3 2 तो ऊपर है, ये 0 1 2 1 यहाँ पे था, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 3 और ये हो जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 2 और यहाँ नीचे 0 0 1 1। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसको और आगे कैसे ले जा सकते हैं, अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि क्या कर सकते हैं, R3 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, दैट R3 प्लस R2। ओके, अब क्या मैट्रिक्स मिलेगी 1 2 3 2 0 1 2 1, यहाँ पे ऐड करना है 0 0 माइनस वन 0 0 1 1। ओके, ये मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि आर 4 पे लगा देते हैं ऑपरेशन, R4 प्लस R3, सॉरी R4 प्लस R3। तो अभी क्या मैट्रिक्स बन जाएगी 1 2 3 2 0 1 2 1 0 0 माइनस 1 0 0 0 0। ओके, थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, मतलब यही मैट्रिक्स रहेगी, बस नीचे यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली रो एक्लन फॉर्म हमारी ये बन गई। ठीक है, इसको तुम -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट रो एक्लन फॉर्म फाइनली ये बन गई। अब इसमें तुम देखोगे तो एक रो 0 आई है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 इक्वेशन रहेंगी और 4 वेरिएबल रहेंगे। जब 3 इक्वेशन और 4 वेरिएबल हैं तो एक वेरिएबल को एज्यूम करना होगा और बाकी तीनों को उसकी फॉर्म में निकालना होगा। तो मतलब एक ही फ्री वेरिएबल मिलेगा बस। ठीक है, और एक फ्री वेरिएबल मिलेगा, क्या क्या मतलब है कि डायमेंशन जो होगी यू इंटरसेक्शन वी की वो 1 होगी। तो अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास डायमेंशन ऑफ u 2 है, डायमेंशन ऑफ v 2 है और डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v 1 है। तो हम कैसे निकालते हैं इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन प्लस इसकी डायमेंशन माइनस इसकी डायमेंशन, यानी कि 2 प्लस 2 माइनस 1, सो आंसर इज 3। सो डायमेंशन ऑफ u प्लस v इज 3। इस क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस गिवन है ऑफ ऑर्डर एंड क्रॉस एन, और उनकी जो एंट्रीज हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। फिर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ ए एंड बी हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल देन ए एंड बी
आर सिमिलर। ओके, तो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होगी तो मैट्रिक्स सिमिलर होंगी। ठीक है, देखो अगर मैट्रिक्स सिमिलर होती हैं तो सिमिलर की डेफिनेशन तो एक वो है कि देयर एग्जिस्ट एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स P such that A is equals to P inverse BP। ओके, सो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ सिमिलर। और सिमिलर मैट्रिक्स काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज अपनी शेयर करती हैं, जैसे कि उनकी डिटर्मिनेंट सेम होता है, ट्रेस सेम होता है, आइगन वैल्यू सेम होती हैं, और रैंक सेम होता है ना। तो सम दीज आर द प्रॉपर्टीज विच दे शेयर। सो अगर हम ऐसी दो मैट्रिक्स फाइंड करते हैं जिनका मिनिमल पॉलिनोमियल तो सेम है, लेकिन इनमें से एक प्रॉपर्टी अलग है, समझ रहे हो, रैंक अलग है या कुछ और अलग है, तो हम बोलेंगे ये सिमिलर नहीं हो सकती, है ना। मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है लेकिन फिर भी सिमिलर नहीं हो सकती। सो लेट्स से a इज इक्वल्स टू 1 1 0 1 एंड 1 एंड 1। ओके, बाकी सारी एंट्रीज जीरो हैं। ओके, एंड लेट्स से b इज इक्वल्स टू 1 1 0 1 एंड 1 1 0 1। ओके, बाकी एंट्रीज इसकी भी जीरो हैं। देखो इसमें मैंने क्या लिखा है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में लिखे हैं दोनों a और b, है ना। और इसमें देखो मैक्सिमम ऑर्डर का जो जॉर्डन ब्लॉक है, देखो दोनों की आइगन वैल्यू तो सिर्फ एक ही है, लैम्डा इक्वल्स टू 1, और कोई आइगन वैल्यू है ही नहीं। और क्या कहते हैं, इसमें देखो जॉर्डन ब्लॉक जो है वो मैक्सिमम ऑर्डर जॉर्डन ब्लॉक का 2 है, इसमें भी मैक्सिमम ऑर्डर जॉर्डन ब्लॉक का 2 है। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगी इन दोनों के, तुम निकाल भी सकते हो, वो आएगी x माइनस 1 स्क्वायर। तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल भी ये है और इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल भी है। लेकिन देखो इसमें नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक क्या है, 1 2 3, इसमें 3 नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक है, मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है। और इसमें 2 जॉर्डन ब्लॉक है, तो इसमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। लेकिन सिमिलर मैट्रिक्स में तो ऐसा नहीं होता, आइगन वैल्यूज और उनकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, ये सिमिलर नहीं है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होने के बाद भी ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लेट्स से ये कह रहा है कि सारी की सारी की आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है। अगर मान लिया एक अगर मैट्रिक्स है सच दैट उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, एंड डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। मान लेते हैं u कोई आइगन वेक्टर मिल रहा है लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग, मान लेते हैं। ठीक है, देखो अगर सारी की सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि मिनिमम पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दोनों सेम हो जाती हैं। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम हो जाती है, मतलब कि अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल n डिग्री की होगी क्योंकि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। अब मैंने बोला कि मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक सेम हो गई, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल भी n डिग्री की हो जाएगी। तो इसका मतलब n से कम डिग्री की कोई एनिलेटिंग पॉलिनोमियल नहीं मिलेगी, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही यही है कि सबसे कम डिग्री का पॉलिनोमियल जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे, है ना। तो n-1 डिग्री का तो कोई पॉलिनोमियल मिलना ही नहीं चाहिए जो मैट्रिक्स जिसको सेटिस्फाई कर दे। ओके, अब u हमारे पास आइगन वेक्टर है। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये इस वाले u के लिए ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है तो इसका मतलब फॉर अल्फा 1 u1, ओके, a सॉरी खाली शुरू में सिर्फ u है, सो u दिस विल बी प्लस अल्फा 2 au प्लस अल्फा 3 a स्क्वायर u, ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा, अल्फा n u, ओ a पावर n माइनस 1 u, so it will be a पावर n माइनस 1 u इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, u कॉमन ले सकते हैं। ओके, सो u कॉमन लिया तो अल्फा 1 u प्लस अल्फा 2 a u प्लस लेट्स से अल्फा n a पावर n माइनस 1 u, सॉरी u तो बाहर ले लिया था, सो यूँ चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, यहाँ पे i आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये u आ गया कॉमन इक्वल्स टू 0। नाउ हमने बोला था ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई ना कोई कुछ अल्फाज नॉन जीरो मिल रहे होंगे, है ना, सारे अल्फाज जीरो नहीं है।
ठीक है। सो अब u तो जीरो हो ही नहीं सकता बिकॉज u तो आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर का भी जीरो नहीं होता। ओके, तो इसका मतलब ये इक्वेशन जीरो है ना, और ये इक्वेशन नॉन जीरो है। सॉरी, मतलब नॉन जीरो कहने का मतलब ये है कि मेरा कि इसमें सारे के सारे अल्फा जीरो नहीं है ना, तो ये इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब हमें एक n-1 डिग्री की पोलिनोमियल मिल गई जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है ना। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल दोनों पोलिनोमियल n डिग्री की थी, तो ऐसी कोई पोलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इसका मतलब ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा, डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होगा तो सारे अल्फाज को जीरो होना पड़ेगा, तो वो तो जीरो पोलिनोमियल बन जाएगी विच इज नॉट ए पोलिनोमियल इन ए, है ना। तो इसलिए P फॉल्स है और Q ट्रू है। सो ओनली Q इज ट्रू। इस क्वेश्चन में एक 10x10 मैट्रिक्स गिवन है जिसमें नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो 1 है और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अल्फा प्लस 1 है वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो। सो एक बार मैट्रिक्स देख लेते हैं कैसी दिखेगी। ठीक है, मतलब कि इसके जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो हैं अल्फा प्लस 1 और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 है सबके सब। ओके, देन इस तरह के मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू दी है लैम्डा और जो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू दी है म्यू, और लैम्डा प्लस म्यू भी गिवन है, तो अल्फा बताना है हमें। ठीक है, तो हम लैम्डा और म्यू निकालेंगे और उनको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से अल्फा आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो गिवन मैट्रिक्स है ए, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो उसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू, एक तो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी अल्फा अल्फा जिसमें सिर्फ अल्फाज होंगे, बाकी जगह जीरो होगी, प्लस एक ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी जिसमें हर एंट्रीज में 1 है ना, एवरीवेयर इट इज 1 ओनली। ओके, सो अब क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स है, मतलब हम ए को कैसे लिख सकते हैं? ए इज इक्वल्स टू अल्फा आई प्लस बी। ठीक है, तो बी ये है, अल्फा आई ये है। अब क्या होगा, इसको हम, अगर हमें ए की आइगन वैल्यूज चाहिए और हमें आई और बी की आइगन वैल्यूज पता है तो हम उनको डायरेक्ट निकाल, ए की आइगन वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स है यहाँ पे, इस वजह से। फॉर एग्जांपल देखो, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी वो ऐसी दिखती है, एक्स पावर 9 इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, कोई भी अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ सारी एंट्रीज 1 है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इस तरह से होती है, एक्स पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस n। ओके, सो उसका यूज़ करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बन गई है, तो इसका मतलब इसकी आइगन वैल्यूज बन गई 1 एंड 10, ओ सॉरी 0 एंड 10। तो इसकी आइगन वैल्यूज हैं 0 0 एंड 10। ओके, सो 0 एंड 10 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। एंड और जो ये वाली मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? इसकी आइगन वैल्यूज होंगी अल्फा, सिर्फ अल्फा। ओके, सो इसकी आइगन वैल्यूज हो गई सिर्फ अल्फा। ठीक है, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस 0 और वो अल्फा प्लस 10, और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी ए की? अल्फा प्लस 0 यानी अल्फा। देखो, अगर तुम जनरली ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी लिखते हो तब ऐसा जरूरी नहीं है कि ए की आइगन वैल्यू इसकी आइगन वैल्यू प्लस इसकी आइगन वैल्यू हो, लेकिन अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तब ऐसा जरूरी है। ओके, सो नाउ हमें क्या मिल गया? लैम्डा भी मिल गया, म्यू भी मिल गया, और लैम्डा प्लस म्यू 24 है, इसका मतलब अल्फा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 24। और यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हम आराम से अल्फा निकाल सकते हैं। ओके, सो अल्फा विल बी 2 अल्फा विल बी 14 एंड अल्फा विल बी 7। सो 2 अल्फा इज 14 एंड अल्फा इज 7, सो 7 इज द आंसर। इस क्वेश्चन में ये R3 की बेसिस गिवन है और पूछा है कि ये सेट बेसिस फॉर्म करता है या नहीं। सो लेट्स ट्राई टू चेक कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, बिकॉज बेसिस में 3 ही एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब अगर 3, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ
लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट जो है R3 के वो तीन ही मिल सकते हैं। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तीनों तो ये बेसिस फॉर्म करेंगे, ठीक है। नहीं यार ऐसे नहीं। इस क्वेश्चन में R3 की बेसिस गिवन है और पूछा है कि ये सेट बेसिस फॉर्म करता है या नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बेसिस होता है। सो तीन से ज़्यादा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते R3 में, तो इसलिए अगर ये Li हो जाता है तो इसका मतलब ये बेसिस बन जाएगा। तो हमें सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक करना है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू चेक दैट। अल्फ़ा के से मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस वाई को, प्लस बीटा से कर देते हैं y प्लस जेड को, प्लस गामा से कर देते हैं x माइनस जेड को, इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। अगर यहाँ से ये आ जाता है कि अल्फ़ा बीटा गामा सिर्फ 0 है, देन दिस इज़ Li एंड हैंस इट इज़ बेसिस। लेकिन अगर अल्फ़ा बीटा गामा की कुछ नॉन जीरो वैल्यूज़ मिल जाती हैं जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, देन वी से दैट कि इट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, सो लेट्स ट्राई टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, सो यहाँ से x का कोफिशिएंट अल्फ़ा है, यहाँ पे गामा है, सो अल्फ़ा प्लस गामा इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर y का देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू वाई हो जाएगा। अब z का देख लेते हैं, प्लस z में बीटा माइनस गामा, यानी बीटा माइनस गामा इंटू जेड इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब देखो एक्स वाई जेड तो बेसिस बना रहे थे, मतलब वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो इसका मतलब ये कोफिशिएंट तो 0 होने चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस गामा 0 हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 हो गया, और बीटा माइनस गामा 0 हो गया। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, बीटा इक्वल्स टू गामा आ गया, बीटा इक्वल्स टू गामा आ गया। अब यहाँ पे अगर पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा प्लस गामा यानी एक इक्वेशन बनी अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन है बीटा इक्वल्स टू गामा। तो यहाँ से अल्फ़ा भी गामा के फॉर्म में आ जाएगा, तो मतलब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस गामा, बीटा इक्वल्स टू गामा एंड गामा इक्वल्स टू गामा। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा क्या आ गए, अल्फ़ा बीटा गामा आ गए -1 1 1, और यहाँ गामा से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि गामा अब चेंज होता रहेगा, समझ रहे हो, गामा कुछ भी हो सकता है। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा जो नए नए मिलते रहेंगे वो सेटिस्फाई करेंगे इसको। तो लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा को तो सिर्फ 0 होना चाहिए था अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो, ठीक है। देखो लीनियरली इंडिपेंडेंस तुम एक तरह से और चेक कर सकते थे कि, क्योंकि देखो ये जो सिस्टम बना है ना, इसके सिर्फ 0 सोल्यूशन होंगे तभी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सिर्फ 0 सोल्यूशन चाहिए हमें, है ना। 0 के अलावा अगर नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तब हम बोलेंगे नहीं नहीं ये तो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा 0 के अलावा और सोल्यूशन है या नहीं, देखो होमोजीनियस सिस्टम है तो तुम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो 1 0 1 1 1 0 0 1 -1। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाए तब तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन है और अल्फा बीटा गामा सिर्फ 0 ही होंगे, तो वो हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया, इसका मतलब इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन मिलेंगे और अल्फा बीटा गामा नॉन जीरो सोल्यूशन भी मिलेंगे, तो इसलिए नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेंगे तो फिर क्या है, डिपेंडेंट है, तो इसलिए ये तो बेसिस नहीं बना रहा। ओके, सो दिस इज़ नॉट ए बेसिस। अब इसको चेक कर लेते हैं, सेम प्रोसीजर लगाएंगे, अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस बीटा प्लस बीटा एक्स प्लस 2y माइनस जेड एंड प्लस गामा इंटू एक्स माइनस 3z इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब वही एक्स वाई जेड को अलग अलग लिख लेते हैं। सो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, y का कोफिशिएंट देखेंगे तो अल्फा 2 अल्फा, ठीक है, अल्फा प्लस 2 अल्फा, सॉरी अल्फा प्लस 2 गामा, हाँ बीटा 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 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने अल्फा y का कोफिशिएंट देखा, यहाँ पे 2 बीटा देखा y का कोफिशिएंट, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ये हो गया y प्लस, अब क्या करना है, z का कोफिशिएंट इकट्ठा करना है, तो विच इज़ अल्फा माइनस बीटा एंड -3 गामा इंटू जेड इक्वल्स टू 0। ओके,
अब ये जो सिस्टम है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे और फिर वहाँ से देख लेंगे कि डेरिवेटिव की डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, चलो ये हो जाएगा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या बन जाएगा, 1 1 1, क्योंकि देखो ये तीनों को जीरो को रखना, पहले रखना है, ठीक है ना। दिस शुड बी जीरो, दिस शुड बी जीरो एंड दिस हैज टू बी जीरो, क्योंकि एक्स वाई जेड बेसिस है और इनको जीरो रखने के बाद जो सिस्टम बन रहा है उसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1 1 1, यहाँ से अल्फा 1 बीटा 2 गामा 0 और यहाँ से 1 -1 -3, ठीक है ना, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0 0 0, ये सिस्टम बनेगा ना अगर हम इन तीनों कोफिशिएंट को जीरो डालेंगे, और डालना ही पड़ेगा क्योंकि एक्स वाई जेड ऑलरेडी बेसिस है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम बना है इसके यूनिक सोल्यूशन कब होंगे, यानी जीरो सोल्यूशन कब होंगे, सिर्फ जब डिटर्मिनेंट, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये नॉन जीरो हो, और अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो है इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में हो जाएगा डिपेंडेंट। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं क्या आ रहा है। इस वाले कॉलम से कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें जीरो है। सो यहाँ ये हो गया 1 इंटू -1 -1 -2, ओके, एंड प्लस ओके -3 है, ओके, सो दैट इज -3, दिस 2 -1 2 -1, so 1, so it will be -3 and -3 it will be -6, तो ये तो नॉन जीरो है, और नॉन जीरो है इसका क्या मतलब है कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और यूनिक सोल्यूशन होमोजेनियस सिस्टम का सिर्फ 0 0 0 होता है, तो अल्फा बीटा गामा सिर्फ 0 हो सकते हैं। ओके, सॉरी, या अल्फा बीटा गामा सिर्फ 0 हो सकते हैं, दैट मीन्स जो ये जो सेट लिया था हमने ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हेंस दिस इज द बेसिस। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी हुई है M और पूछा है कि ये सिंगुलर है या नहीं, तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। अगर तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो 2 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, इसका मतलब P हो गया रॉन्ग। देन इट इज सेइंग that let S be the diagonalizable matrix and T satisfy this equation, then T diagonalizable होगा या नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ से T निकाल सकते हैं, T इज इक्वल्स टू I माइनस एस, ओके, डिवाइड बाय 5, या फिर कह सकते हैं 1/5 ठीक है। अच्छा, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है तो उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, वो डायगोनलाइजेबल ही रहती है। ठीक है, तो I डायगोनलाइजेबल है तो ये भी डायगोनलाइजेबल है, और S डायगोनलाइजेबल है तो ये भी डायगोनलाइजेबल है। ओके, और दो डायगोनलाइजेबल अगर मैट्रिक्स हैं तो उनका सम और डिफरेंस भी डायगोनलाइजेबल होता है, तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हैं तो उनका डिफरेंस भी डायगोनलाइजेबल होगा, हेंस T इज डायगोनलाइजेबल। सो ओनली Q इज ट्रू। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में M दिया है, कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n का, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं उसके अंदर, और पूछा है कि क्या रेंज स्पेस ऑफ M बराबर होगा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल स्पेस ऑफ M स्टार। ओके, देखो क्या करेंगे, इसमें दो सेट हैं, पहले इनकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं इनको समझने के लिए। ठीक है, देखो RM क्या है, रेंज स्पेस में वो सभी वाइज आते हैं Cn में से, सच दैट देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू Cn, such that for which mx इक्वल्स टू y। ठीक है, मतलब कि वो सभी y's आएंगे, जैसे कि देखो यहाँ भी Cn है और यहाँ भी Cn है ना, डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है क्योंकि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो मतलब रेंज में वो y's आएंगे जिनके लिए यहाँ पे कोई x बैठा हुआ है ना, जिनकी प्री इमेज है, बेसिकली रेंज में वही जाते हैं ना जो जिनकी प्री इमेज मिलती है, तो वही उसी को हमने डेफिनेशन में लिख दिया कि वो सभी y यहाँ पर जिनके लिए वहाँ पे कोई x मिलता है जो उनको मैप कर रहा है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ M। अब लिखते हैं डेफिनेशन नल स्पेस ऑफ M स्टार की। नल स्पेस ऑफ M स्टार क्या है, ऑल दोज x बिलोंग्स टू Cn such that M star x is
जीरो, है ना, नल स्पेस में वही एलिमेंट आते हैं जो जीरो पे मैप होते हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो गुड। नाउ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एन एम स्टार का कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, वो सभी जेड जाएंगे सी एन में सच दैट जिनका इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ जीरो होता है फॉर ऑल एक्स, एक मिनट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन एम स्टार। ठीक है, तो फिर से समझ लो, आर एम में वो सभी जाएंगे जिनकी प्री इमेज मिल रही है, एन एम स्टार में वो जाएंगे जो एम स्टार के साथ इमेज जीरो देते हैं। ठीक है, एम स्टार के ऊपर इमेज जीरो देते हैं, और एन एम स्टार ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में वो जाएंगे जो एन एम स्टार के सभी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो देते हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, हम एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे, उसको शो कर देंगे, देखो वो यहाँ पे है, और फिर एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे, उसको शो कर देंगे वो यहाँ पे है, तो ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। मान लो यहाँ से कोई एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से कोई एलिमेंट y ले लिया, अगर लेट से कोई y बिलोंग्स टू रेंज स्पेस ऑफ m ले लिया, तो वो क्या होगा, कोई उसके लिए कोई x मिलेगा सच दैट एम एक्स इक्वल्स टू वाई, तो y इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ का कोई एलिमेंट उठाता हूँ x। ठीक है, x नहीं, चलो लेट से x डैश उठा लिया, यहाँ से कोई x डैश उठा लिया एन एम स्टार में से, तो अब मैं x डैश और y की इनर प्रोडक्ट निकालता हूँ, क्या आएगा, x डैश और y की इनर प्रोडक्ट। देखो y तो mx टाइप का है, तो y को हटा के mx लिख दूँ। ओके, अब ये प्रॉपर्टी से m उधर जा सकता है, इसका बस क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट लेना पड़ेगा, सो दिस एंड दिस, ये हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये m, अब देखो x तो यहाँ से आ रहा था एन एम स्टार में से, और एन एम स्टार में तो वो एलिमेंट जा रहे हैं जो एम स्टार पे इमेज जीरो देते हैं, तो दैट इज इट विल बी नथिंग बट जीरो, को जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट, जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट तो जीरो होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y और x डैश की जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो आ गई। ठीक है, इसका मतलब y कहाँ से लिया था, y यहाँ से लिया था, और वो एन एम स्टार के एलिमेंट के साथ, हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे रहा है, इसका मतलब वो उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में चला गया। मतलब मैंने y लिया यहाँ से था और वो चला कहाँ गया, यहाँ पे, क्योंकि y यहाँ से लिया था लेकिन उसने वो प्रॉपर्टी शो कर दी जो यहाँ के एलिमेंट शो कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ से कोई y ले रहा हूँ तो वो वहाँ बिलोंग कर जा रहा है। ठीक है, तो इसका सीधा सा क्या मतलब हो गया कि दिस सेट इज सबसेट ऑफ दैट, मतलब आर एम इज ए सबसेट ऑफ, यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया। नाउ वी वांट टू प्रूव द रिवर्स, मतलब अगर हम यहाँ से कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो उसको वहाँ जाना चाहिए। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से कोई एलिमेंट ले लिया, लेट्स से यहाँ से कोई y ले लिया। ओके, y बिलोंग्स टू एन एम स्टार का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो ये डेफिनेशन तुमने लिख ली होंगी, लेट्स डिलीट देम। नाउ व्हाट वी वांट टू डू हियर, वी वांट टू प्रूव द रिवर्स। सो y अब की बार हमने यहाँ से लिया और हम इसको रेंज स्पेस में पहुँचाना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि y यहाँ बिलोंग कर जाए। ओके, सो अगर y यहाँ जा रहा है तो y, इसका क्या मीनिंग हुआ कि y x के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो देगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एन एम स्टार। जब जब x यहाँ से आएगा तब तब ये इनर प्रोडक्ट जीरो होगी। इसको देखो, इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, इसको सॉरी इसको रिवर्स ऐसे लिख सकते हैं, फॉर x बिलोंग्स टू एन एम स्टार, या फिर x बिलोंग्स टू एन एम स्टार इम्प्लाइज एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो होगा, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब जब x यहाँ से आ रहा है तब ये जीरो हो रहा है, इसका मतलब दिस कंडीशन इम्प्लाइज दिस कंडीशन। ओके, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, सो बेसिकली, और ये x यहाँ पे जा रहा है का क्या मतलब है, इसका मतलब m स्टार x जीरो है ना, यानी कि जब जब m स्टार x जीरो होगा, m स्टार x, सो दिस इक्वेशन शुड इम्प्लाई दिस इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये इसको तभी इम्प्लाई करेगा
जब y इक्वल्स टू mz टाइप का होगा। ठीक है, चलो देखो पुट करके देखते हैं। x इंटू वाई को mz पुट किया, ठीक है, एक्स वाई निकाल रहे हैं हम, तो m इधर आके m स्टार x हो जाएगा। सो दिस इज जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, ये इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो। लेकिन एम वाई एम जेड टाइप का ना हो के अगर कुछ और होता है, ठीक है, तब जरूरी नहीं है ये इनर प्रोडक्ट जीरो आए, है ना। तब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये इसको इम्प्लाई करे, तो ये इसको तभी इम्प्लाई करेगा व्हेन वाई इज ऑफ वाई इज इक्वल टू एम जेड टाइप का होगा। ठीक है, तो और अगर वाई एम जेड टाइप का, इसका क्या मतलब है कि वाई की प्री इमेज मिल रही है एक, इसका मतलब वाई कहाँ जा रहा है, रेंज में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिया था वाई और वो रेंज स्पेस में चला गया, हेंस दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। तो ये दोनों हो गए इक्वल। नाउ इन क्यू स्टेटमेंट में बोल रहा है कि एक आइगन वैल्यू ऐसी मिलेगी जिसका जो मोड वैल्यू है वो 1 से लेस होगा। लेकिन देखो यूनिटरी मैट्रिक्स में हमें पता है, यूनिटरी मैट्रिक्स की कोई भी आइगन वैल्यू ले लो, उसका मोड करोगे तो वो 1 के इक्वल होना चाहिए। ये बोल रहा है लेस देन 1, हेंस क्यू इज फॉल्स। सो पी इज ट्रू, क्यू इज फॉल्स, ओनली पी इज ट्रू। ओके, इस क्वेश्चन में एक वेक्टर स्पेस दिया है एन डायमेंशनल, ठीक है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन दी है वी टू वी। इस तरह से दिया है कि टी ऑफ वी की डायमेंशन एन से कम है, और टी ऑफ वी असल में क्या है, रेंज स्पेस ही है, रेंज के एलिमेंट इकट्ठा किए हैं, यानी कि जो रैंक है इस टी का वो एन से कम है। ठीक है, रैंक ऑफ टी इज लेस देन एन। और रैंक प्लस नलिटी क्या कहती है, रैंक रैंक प्लस नलिटी थ्योरम ये कहती है कि रैंक प्लस नलिटी डायमेंशन ऑफ वी के बराबर होना चाहिए। मतलब रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी ये होना चाहिए था n के बराबर। अब ये n से कम है तो इसको या तो 1 होना पड़ेगा या 1 से ज़्यादा होना पड़ेगा, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो नलिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, नलिटी ऑफ टी। और नलिटी अगर 1 से ग्रेटर होती है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट वहाँ पे 0 होता है, क्योंकि नलिटी 1 से बड़ी है, इसका मतलब है कि उसकी रो एक्लन फॉर्म में कम से कम एक 0 रो मिलेगी, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 है। और अब देखो इस हमें दो बातें पता चल गई, एक तो ये कि डिटर्मिनेंट 0 है, और दूसरी बात कि लैम्डा इक्वल्स टू 0 इज एन आइगन वैल्यू, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो लैम्डा इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू जरूर होती है, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू है, और अगर प्रोडक्ट 0 है तो कम से कम एक आइगन वैल्यू तो 0 हो रही होगी। ओके, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, बिकॉज लैम्डा तो नॉन जीरो है, तो ये, और हमने निकाला डिटर्मिनेंट 0, तो इसका मतलब ये नॉन जीरो बोल रहा है डिटर्मिनेंट को, तो ये गलत हो गया। अब ये बोल रहा है टी इन्वर्टिबल भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया तो टी कहाँ से इन्वर्टिबल होगा। ओके, लैम्डा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी, लैम्डा नॉन जीरो है, और हमने अभी बताया कि 0 एक और आइगन वैल्यू है इसकी, तो लैम्डा ओनली आइगन वैल्यू भी नहीं हो सकती, इसका मतलब बी करेक्ट है। अच्छा, बी कैसे करेक्ट है, बस इसको देख लेते हैं। देखो बी में क्या है, अब हमें ये पता है कि इसका जो रैंक ऑफ टी है, रैंक ऑफ टी वो एन से कम है। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि नल स्पेस में कम, हाँ, नलिटी जो है वो 1 या 1 से बड़ी है, नलिटी 1 या 1 से बड़ी है, इसका मतलब नल स्पेस में नॉन जीरो एलिमेंट्स जाएंगे, क्योंकि नलिटी 1 से बड़ी है, इसका मतलब नल स्पेस पे नॉन जीरो एलिमेंट्स जाएंगे, नल स्पेस में नॉन जीरो एलिमेंट्स जाएंगे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा सच दैट टी ऑफ एक्स इज जीरो। क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो नॉन ट्रिवियल सबस्पेस v1 ऑफ v सच दैट दिस इज जीरो फॉर ऑल, है ना। क्योंकि एक देखो नल स्पेस की डेफिनेशन अगर हम लिखें, एक मिनट, नल स्पेस की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो वो क्या होती है, नल स्पेस ऑफ टी क्या होती है कि ऑल दोज वेक्टर्स फ्रॉम v सच दैट जिन पे टी जीरो मिल रहा है, ठीक है। और अभी हमने बोला कि नल स्पेस की डायमेंशन जो है वो 1 या 1 से बड़ी होगी, मतलब यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स जाएंगे तो एक नॉन जीरो स्पेस मिल जाएगा, नॉन जीरो, और नल स्पेस तो होता ही सब स्पेस है वी का, तो एक नॉन जीरो सब स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सब स्पेस मिल जाएगा जिसके एलिमेंट्स पे टी लगाने से जीरो मिलता है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट। इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है और आइगन वैल्यूज गिवन है 1 0 एंड 3, और आइगन वैल्यू 1 एंड 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी गिवन है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3f की, ठीक है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद 0। इफ 0 इज एन आइगन वैल्यू और 0 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो ये है, देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट
mx equals to lambda x, where lambda is the eigenvalue and x is the eigenvector. So we can write a b c b d e sorry c f को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 1 0 से और इक्वल रख देंगे 0 इंटू एक्स के, बिकॉज हम जीरो आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं, देन वी विल गेट these equations. A is equals to b, b equals to d and c equals to e. will get these equations. तो इसको हम सिंप्लीफाई करके थोड़ा लिख सकते हैं that a equals to b equals to d and c equals to e. ओके, अब ये वैल्यूज क्या करते हैं, मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, देखो मैट्रिक्स हो जाएगी ए, बी की जगह भी ए पुट कर देंगे, सी को सी रखेंगे, यहाँ पे भी ए पुट कर देंगे, यहाँ पे भी ए पुट कर देंगे, और ई इज इक्वल टू सी आया था उसको भी सी कर देंगे. देन वी विल गेट सी, यहाँ पे भी सी आ जाएगा और यहाँ एफ आ जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज द ट्रेस, ट्रेस इज 2a प्लस एफ. सो 2a प्लस एफ, और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है ना, तो 3 + 0 + 1 4. ओके, एक इक्वेशन ये हो गई. एंड नाउ वी विल यूज द सेकंड आइगन वैल्यू एंड सेकंड आइगन वेक्टर. तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको 1 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल रखेंगे 1 × 1 1 1 के. ठीक है, विच इज़ दिस. तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 1 एंड 2c प्लस एफ इक्वल्स टू 1. देखो यहाँ से तो दोनों बार सेम इक्वेशन मिल रही है तो उसको एक ही बार लिख लिया. एंड नाउ वी हैव दिस 3 इक्वेशंस जहाँ से हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है. सो वी हैव दिस 3 इक्वेशंस इन a c एंड f. ठीक है, और हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ से हम 2a की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 - c. ओके, सो यहाँ से 2a आ जाएगा, 2a इज़ 1 - c, और ये 1 - c हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 2a की जगह. तो इट विल बी 1 - c प्लस f इक्वल्स टू 4, और ये क्या हो जाएगा, -c प्लस f इक्वल्स टू 3. और एक इक्वेशन होता है हमारे पास 2c प्लस एफ इक्वल्स टू 1. सो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके c और f की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा -c -2c, f से f कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन वी विल गेट -3c इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस का -2/3. अब c है हमारे पास, तो f क्या है, f इज इक्वल्स टू 3 + c. ओके, यहाँ से f निकाल सकते हैं. सो f इज इक्वल्स टू 3 + c. सो इट विल बी 3 - 2/3. So it will be f is equals to 3 - 2/3. So it will be 3, it will be 7/3. ओके, सो 3f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7. इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है और e पावर m का डेफिनेशन बताया हुआ है. सो वी हैव टू फाइंड e पावर m फाइंड करके दिस इज नथिंग बट e पावर m के सभी एलिमेंट्स को सम कर दिया और फिर 1/e से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अगर हमें e पावर m फाइंड कर लेंगे देन वी कैन add every element, every entry of the e power m matrix and then multiply it with by 1/e. So to find e power m, इसको देखते हैं. दिस इज नथिंग बट ए 3x3 जॉर्डन ब्लॉक है ना, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू i प्लस n, वेयर i इज इक्वल्स टू identity matrix of 3x3 and n is equals to a nilpotent matrix. So it will be this. ओके, और अगर एन स्क्वायर निकालें तो एन स्क्वायर हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 या एंड विल बी 0 0 0. So this will be the
वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर। सो और एन क्यूब अगर निकालते हैं तो वो हो जाएगा 0, और एन क्यूब के आगे वाली सभी पावर्स 0 ही रहेंगी। ओके, सो वी हैव दिस। ओके, अभी हमें e पावर m निकालना है, सो वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट, we can write e power m as e power I plus n, and we can write it e power I dot e power n। देखो, ये हम ऐसा तभी लिख सकते हैं जब i और n कॉम्यूट कर रहे हो ना, फॉर एनी टू जनरल मैट्रिक्स हमेशा ऐसा नहीं लिख सकते, बट वी कैन राइट इट व्हेन मैट्रिक्स आर कॉम्यूटिंग। सो इफ e power a plus b, we can write it as e power a dot e power b only if a and b are commuting। okay, so here it is no problem, so we can write it like this। अच्छा, अभी e पावर i हमें फाइंड करना है। ओके, सो अगर डायगोनल मैट्रिक्स का e पावर फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स की e पावर कर देते हैं। सो e पावर i विल बी e 0 0 0 e 0 and 0 0 e। ओके, सो दिस विल बी द e पावर i। अब हमें फाइंड करना है e पावर n एंड आवर जॉब विल बी डन, क्योंकि हमें e पावर m फाइंड करना है फाइनली। ओके, सो to find e power n, we have to use this formula। okay, so let's try to use this formula। so now let's say we want to find e power n, then e power n is equals to identity matrix plus m, जो कि इस केस में n है। so 0 1 0 0 0 1 and 0 0 0 and plus 1 by 2 m square। so 1 by 2 into this, it will be 0 0 1 by 2। okay, let me delete this, so it will be 0 0 0 and 0 0 0। so after adding all these three matrices, we will get e power n is we will get 1 1 1 by 2 0 1 1 0 0 1। ओके, सो e पावर n भी हमें मिल गया और e पावर i भी हमें पता है, तो अभी हमें बस उनको मल्टीप्लाई करके e पावर m निकालना है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। सो e पावर i was e 0 0 0 e 0 0 0 e। so e पावर i into e पावर n was e पावर m, तो e पावर m क्या हो जाएगा, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, so it will be e e e by 2 0 e e 0 0 e। so this is the e power m। finally we have found the e power m। और अभी हमें फाइंड क्या करना है, फाइनली e पावर m की सभी एंट्रीज को ऐड करके 1 बाई से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या बन गया, e प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस, यानी 5e प्लस e बाई 2, यानी 5e प्लस e बाई 2। सो इट विल बी 11e बाई 2। ओके, फिर बाद में e 1 बाई से मल्टीप्लाई भी करना था, तो e से e कैंसिल होके फाइनल आंसर आ जाएगा 11 बाई 2। ओके, सो this is it for this part, and thanks for watching।